नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है बाबू गुलाब राय का जो निबंध है भारतीय संस्कृति वो पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी साहित्य, प्रकरण है भारतीय संस्कृति और इसके लेखक है बाबू गुलाब राय। यानी हमारी भारतीयों की भारतीय संस्कृति कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति क्या है, क्या होती है, हमारे भारत की संस्कृति कैसी है, क्या है, और संस्कृति के कितने प्रकार है, कितने भेद है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इससे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। बाबू गुलाब राय जो है इनका लेखक परिचय, इनका जन्म 1888 को इटावा में हुआ और आप छतरपुर रियासत के महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। बाद में आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में प्रोफेसर रहे। बाबूजी जो है मननशील व्यक्ति थे। यहाँ पर ये जो बाबूजी आए ना, ये किसके लिए है? बाबू गुलाब राय के लिए कहा गया है। हिंदी के प्रख्यात आलोचक, निबंधकार एवं संपादक के रूप में बाबू गुलाब राय ने प्रशंसनीय साहित्य सेवा की। साहित्य संदेश नामक पत्र द्वारा आपने साहित्य जगत की खूब सेवा की है। इस पत्र में आपके भावात्मक और विचारात्मक दोनों प्रकार के लेख प्रकाशित हुए हैं। आपका काव्य शास्त्र, निबंध एवं आलोचना के क्षेत्र में समान अधिकार था। यानी इन्होंने जो है काव्य शास्त्र, निबंध और आलोचनाएं लिखी है। ठलुआ कल्ब, मेरी असफलताएं, कुछ गहरे कुछ उथले, इनके निबंध संग्रह है। ये उनके निबंध व्यक्तिपरक, विचारपरक और संस्मरणात्मक है। संस्मरणात्मक यानी स्मृतियों को जिसमें व्यक्त किया गया है। आपके लेख गंभीर और विचारपूर्ण हैं। लेखों में सजीवता है, मधुर व्यंग्य है, हास्य के पुट है। आपके लेखों में वार्तालाप का सा आनंद आता है। जिस प्रकार से बातचीत करते हैं, संवाद या वार्तालाप करते हैं, ऐसा पुट आता है, ऐसी झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर पुट का अर्थ है झलक, देखने को हमें मिलती है। और बाबू गुलाब राय ने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए गंभीर आलोचकीय मुद्रा को त्याग कर अनौपचारिक रूप से लेखन कार्य किया है। तो यहाँ पर व्याख्यात्मक शैली यानी हम जब किसी को व्याख्या करते हैं तो ये वो व्याख्यात्मक शैली कहलाती है। यानी उसको जब हम बताते हैं मौखिक रूप से। आपके विचारात्मक निबंधों की भाषा में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग मिलता है। भावपूर्ण लेख में भाषा में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू के शब्दों, मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। भावपूर्ण लेखों में भाषा गंभीर है। गुलाब राय जी की भाषा विषय के अनुकूल और सरल है। गंभीर विषयों पर जो लेख इन्होंने लिखे हैं वो संस्कृत गर्भित है। हास्य रस पर लिखे गए लेखों की भाषा उर्दू शब्दों और मुहावरों से युक्त है। इन्होंने हास्य रस, आपने जब रस पढ़े व्याकरण में तो हास्य रस पढ़ा था, और हास्य रस जो है उसमें इन्होंने इनके लेखों की भाषा उर्दू शब्दों और मुहावरों से युक्त है। इनकी भाषा की विविधता आपके गंभीर ज्ञान का प्रमाण है। भाषा की तरह शैली भी विषय के अनुकूल है इनकी, जो समीक्षात्मक है, यानी जिसमें गुण दोषों का वर्णन किया गया है। मूल पाठ जो है, मूल पाठ से हम देखते हैं संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है। यानी प्रश्न बन रहा है हमारा, संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है? तो संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है? संस्कार है। और संस्कृति का संबंध किससे बताया है? संस्कार से, जिसका अर्थ होता है संशोधन करना, उत्तम बनाना या परिष्कार यानी सुधार करना। वहीं ए और शब्द है अंग्रेजी शब्द, कल्चर में भी वही धातु है जो एग्रीकल्चर में है। इसका अर्थ क्या होता है? पैदा करना, सुधारना। और संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी होते हैं। यानी संस्कार कहाँ से प्राप्त होते हैं? व्यक्ति को समाज से, जाति से ही प्राप्त होते हैं, परिवार से प्राप्त होते हैं। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं।
प्रश्न बन रहा है कि संस्कृति किसे कहते हैं? जातीय संस्कारों से। जो संस्कार हमें जाति से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं या समूह में रह कर के जो संस्कार मिलते हैं वही क्या है? संस्कृति है। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है, क्योंकि जाति क्या है? समूह है। तो यहाँ पर संस्कृति भी क्या होगी? समूहवाचक शब्द है। जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विधियाँ, विचार, परंपराएं जाति के लोगों में दृढ़ मूल हो जाने पर जाति के संस्कार बन जाते हैं। जो विधियां हैं, जो विचार, परंपराएं हैं, जो जाति के और समाज के व्यक्तियों के द्वारा अपनाए जाते हैं, वही क्या बन जाते हैं? संस्कार बन जाते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रकृति यानी स्वभाव के अनुकूल कम या अधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है। जिस प्रकार से अपने पिताजी की जो संपत्ति है उसे बेटा प्राप्त करता है, उसी प्रकार से जो भारतीय संस्कृति है उसे भी वो अपने पैतृक रूप में अपने परिवार से प्राप्त करता है। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में दिखाई देते हैं। ये संस्कार जो होते हैं व्यक्ति को उसके घरेलू जीवन, उसके परिवार में और जो है समाज में दिखाई देते हैं। मनुष्य अकेला रहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने तथा दूसरे देशवासियों के संपर्क में आने से कुछ बदल जाते हैं और कभी कभी दब भी जाते हैं, किंतु अनुकूल वातावरण प्राप्त करने पर फिर उभर आते हैं। लेखक के कहने का अर्थ है कि जो संस्कार हमें समाज से, परिवार से और समूह में रहने वाली जाति से मिलते हैं, वो अगर हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे संस्कार जो है वो वहाँ का वातावरण है उसके अनुसार होने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने ही स्थान पर वापस आते हैं तो हमारे जो संस्कार होते हैं वो वापस हमें प्राप्त हो जाते हैं, अनुकूल वातावरण प्राप्त करके या पा करके। संस्कृति का अब यहाँ जो है लेखक ने संस्कृति के दो पक्ष बताए हैं। दो पक्ष कौन कौन सी है देखिएगा। यहाँ पर संस्कृति के दो पक्ष है, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। आंतरिक यानी अंदर के और बाह्य यानी बाहरी। बाहरी पक्ष तो संस्कृति हमारा आचार व्यवहार कैसा होता है दूसरों के प्रति, ये क्या है? हमारे संस्कार ही है और संस्कारी संस्कृति है। हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, ये क्या है? बाह्य हमारी भाषा कैसी है, ये क्या है? बाह्य संस्कार है और यही संस्कृति है हमारी। तो यहाँ पर जो संस्कृति है उसके दो भेद लेखक ने बताए हैं। पहला बाह्य संस्कृति और आंतरिक संस्कृति। संस्कृति का जो बाह्य पक्ष होता है, एक तो बाह्य पक्ष होता है, दूसरा आंतरिक पक्ष होता है। उसका बाह्य पक्ष आंतरिक का प्रतिबिंब नहीं तो उससे संबंधित रहता है, यानी दोनों पक्ष जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हमारे बाह्य जो व्यवहार है, हमारे जो विचार है, जो मनोवृत्ति है, वो आंतरिक पक्ष है। संस्कृति एक देश विशेष की उपज होती है। उसका संबंध देश का जो बाहरी सांसारिक वातावरण है उससे, जो भौतिक वातावरण है उसके पालित पोषित और विचारों से होता है। भाषा जो है संस्कृति का बाहरी अंग है। भाषा को संस्कृति का कौन सा अंग बताया गया है? यहाँ पर भाषा को संस्कृति का बाहरी अंग बताया है। फिर भी वह हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायक होती है। जैसे मान लीजिए हम कुशल शब्द को ही लेते हैं। कुशल यहाँ पर ये हमारी संस्कृति की ओर संकेत करता है, जिसमें कि पूजा विधान की संपन्नता के कुश लाने का दैनिक कार्य बना हुआ था। अब आपने देखा होगा कुश का अर्थ होता है घास या दूब की। जब पूजा वगैरह की जाती है, धार्मिक कार्य किए जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी घास या दूब रखी जाती है। जो कुश ला सकता था वह तंदुरुस्त भी और होशियार भी समझा जाता था। प्रवीण शब्द का संबंध जैसे वीणा से है और हमारी भाषा में गो से संबंधित शब्द भी अनेक है। जैसे गोधूली बेला है। गोधूली बेला क्या होती है? गो यानी गाय, धूली यानी धूल उड़ाती हुई, बेला यानी समय।
जब गायें शाम के समय धूल उड़ाती हुई आती है अपने अपने घरों को, तो वो समय क्या कहलाता है? गोधूली। बेला का अर्थ होता है समय, जिसमें विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न होते हैं। आपने देखा होगा जो विवाह होते हैं तो उनमें भी अधिकतर का विवाह शाम के समय होता है। गोधूली बेला के फेरे होते हैं। और जैसे ग शब्द से गोष्ठी ग्वेष्ण बना है, तो यहाँ पर गोष्ठी या ग्वेष्ण का अर्थ है गाय की चाह या खोज। और गवाक्ष का अर्थ होता है गो की आँख, खिड़कियों का आकार या झरने, शायद पले गोल होता होगा। यहाँ पर गुरसी शब्द भी ग से बना है और गुरसी का अर्थ है अंगीठी गोरसी से बनी हुई, जिसमें गाय के दूध को गर्म किया जाता है, ओटाया जाता है। गोपूछ यानी नाटक को गो की पूछ के समान बताया गया है। अंत में आकर मूल कथा ही रह जाती है, उसका फैलाव बंद हो जाता है। गोमुखी, जिसके भीतर माला फेरी जाती है उसे गोमुखी कहते हैं। जिससे जल गिरता है उसे गोमुखी कहते हैं। गोपन का अर्थ होता है छिपाना। यह शब्द भी गो से संबंध रखता है, गाय से। जो वस्तु पाली जाती है, सुरक्षित रखी जाती है और छिपा कर रखी जाती है, यह बाहुल्य हमारे समाज में गो यानी गाय की प्रधानता का द्योतक है। यानी गाय पालना और किस प्रकार से जो है देखभाल करना। तो यहाँ पर इसके भी बहुत सारे अर्थ लेखक ने बताए हैं। और कहने का अर्थ है कि भारतीय संस्कृति कैसी है, और यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति, जो हमारे संस्कार है वही भारतीय संस्कृति है। जो हमारे संस्कार है वही भारतीय संस्कृति है। संस्कार हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? परिवार से, जाति से यानी समूह से, समाज से। जो संस्कार प्राप्त होते हैं वो जातीय संस्कारी क्या होती है? संस्कृति होती है। कि उस समूह में रहकर हमने कैसे रहना सीखा, कैसा हमारा खान पान है, हमारे आचार विचार कैसे हैं, ये सब क्या है? संस्कृति है। और संस्कृति को लेखक ने दो भागों में बांटा है। इसका बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष, यानी बाह्य संस्कृति और आंतरिक संस्कृति। आंतरिक तो जैसे कि आपके आचार विचार दूसरों के प्रति कैसे हैं, कैसे संस्कार है आपके, वही तो संस्कृति है। और यहाँ पर बाह्य संस्कृति की, जैसे आप खाना खाने बैठते हैं तो अपने हाथों को पहले साबुन से धोते हैं, और आपका रहन सहन कैसा है, आपकी वेशभूषा कैसी है, ये सब क्या है, आपकी भाषा कैसी है, ये सब क्या है? ये बाह्य संस्कृति है। तो यहाँ पर लेखक ने दो प्रकार की संस्कृति बताई है, आंतरिक और बाह्य। भारत जो है गर्म देश है, यहाँ हृदय को शीतल करना मुहावरा है। हमारा देश जो है भारत देश, ये गर्म देश है। और यहाँ हृदय को बोलते हैं ना, कहते हैं कि हृदय को शीतलता प्रदान हो गई, शांति मिल गई, तो ये एक मुहावरा है। हृदय को शीतल करना मुहावरा है। किंतु आंग्ल देश ठंडा है, जो इंग्लैंड है वो कैसा है? ठंडा देश है। वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल वार्म रिसेप्शन और कोल्ड ट्रीटमेंट आदि मुहावरे वहाँ के। ब्रेकिंग द आइस, मौन भंग करने के अर्थ में ऐसा बोलते हैं वो लोग। आइस ठंडेपन का प्रतीक है और मौन ठंडेपन का ही द्योतक है, मौन भी। अंग्रेजी का प्रयोग किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन वहाँ की हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचायक है। और हमारे यहाँ जो है, हमारी संस्कृति जो है कैसी है? अहिंसात्मक है। हमारे यहाँ इसका अनुवाद हुआ है एक डेले में दो पंछी, किंतु उसमें वो मधुरता नहीं। हमारे यहाँ पर कहा जाता है एक पंथ दो काज। उसके कहते ही हमको गोरस बेचन हरि मिलन, यानी अगर हम गोरस यानी गाय का रस अर्थात दूध दही बेचने जाएं और रास्ते में हमें श्री कृष्ण मिल जाएं तो क्या होगा? एक पंथ दो काज कहावत है, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग ही कहते हैं। तो ये है हमारे भारत की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति। हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो पोशाक है आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित है। जैसे कि जमीन पर बैठना, हाथ से खाना,
नहा कर खाना, लंबे ढीले कपड़े पहनना, बेसिले बिना सिले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना, ये सब चीज़ें क्या है? ये हमारे बाह्य संस्कृति का ही पक्ष है। यह सब चीज़ें देश की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुकूल है। गर्म देश में पृथ्वी का स्पर्श बुरा नहीं लगता, इसीलिए यहाँ जूतों को इतना मान नहीं है जितना कि विलायत यानी विदेश में है। यहाँ हाथ से खाने का चलन इसलिए हुआ कि यहाँ हर समय हाथ धोए जा सकते हैं। यह हमारे देश की ही संस्कृति की विशेषता है। अन्न को भी हमारे देश में देवता माना जाता है। उससे सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक समझा जाता है। यहाँ पर अतिथि देवो भव की भावना रखी जाती है, यानी अतिथि को देवता माना जाता है और अन्न को भी देवता ही माना जाता है। खाना खाने से पहले यहाँ पर हाथ धोए जाते हैं और जूतों को उतार दिए जाते हैं। ढीले ढाले कपड़े पहने जाते हैं। हाथ से खाना खाते हैं और खाना भी नहा करके खाया जाता है। तो ये भी नहा करके खाना खाना भी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। इसे सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक है। यहाँ नहाने के लिए जल की कमी नहीं है और नहाने की आवश्यकता भी अधिक है, क्योंकि हमारा देश गर्म देश है, इसलिए नहाना धर्म का अंग हो गया। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, नहाना धर्म का अंग कैसे माना गया है या क्यों माना गया है? एक तो यहाँ पर नहाने के लिए जल की कमी नहीं है और नहाने की भी आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि हमारा देश जो है गर्म देश है, इसलिए यहाँ पर नहाने की आवश्यकता होती है और नहाना धर्म का अंग माना गया है। इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। हमारे देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिए लंबे कपड़ों को जो शरीर को उभार में न लावे और उसे पूर्ण रूप से ढक दे, अधिक महत्व दिया जाता है। बेसिले कपड़े जैसे धोती है अधिक पवित्र मानते हैं। हमारे यहाँ नंगे सिर की अपेक्षा सर को भी ढकना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता है। यह भी हमारे देश की संस्कृति है कि आपने भी देखा होगा, कहीं पर भी मंदिरों में या धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो सिर को ढकते हैं। यह हमारी संस्कृति है और इसे अधिक पवित्र माना जाता है। ऐसा सभी पूर्वी देशों में है। यहूदियों का प्रार्थना भवनों में भी नंगे सिर नहीं बैठते। यहूदी भी बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। इसी प्रकार देश के वातावरण और रुचि के अनुकूल ही जो मांगल्य वस्तुओं का विधान किया जाता है, जो मंगल गाए जाते हैं, पूजा पाठ धार्मिक कार्य किए जाते हैं। फूलों में हमारे यहाँ कमल को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जब धार्मिक कार्य किए जाते हैं तो वहाँ पर कमल का जो पुष्प होता है उसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसका संबंध जल और सूर्य दोनों से होता है। वह जल में रहता है, कमल जो है जल में रहता है और सूर्य को देख करके प्रसन्न होता है। इसलिए यहाँ पर कमल को हमारी भारतीय संस्कृति में धार्मिक कार्यों में कमल को अधिक महत्व दिया जाता है। जल और सूर्य देश की महत्व आवश्यकताओं में से हैं। इसका दोनों से संबंध है। कमल ही सब प्रकार के शारीरिक सौंदर्य का उपमान बनता है। जब भी हम किसी को उपमा देते हैं तो कमल की देते हैं कि कमल के फूल की तरह सुंदर है। जैसे तुलसीदास जी ने जो छंद गाया है उसमें भी है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद करु कंजारुणम। इस छंद में भी सभी अंग जो है कमल बन गए हैं, कमल की ही उपमा दी गई है। और कहने का भाव यह है कि ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है कैसी है, इसके कितने पक्ष है, संस्कृति क्या है, तो आपकी समझ में आ गया होगा संस्कृति क्या है, इसके कितने पक्ष है। तो संस्कार ही संस्कृति है। जो हमारे संस्कार है, जो बचपन से हमें अपने परिवार से, समाज से, जाति से मिलते हैं, देश से मिलते हैं। और यहाँ पर जो है संस्कृति के दो पक्ष बताए गए हैं, बाह्य संस्कृति, आंतरिक संस्कृति। आंतरिक संस्कृति में हमारे विचार, हमारा व्यवहार ये आंतरिक है। बाह्य में
धार्मिक कार्यों का बताया है यहाँ उदाहरण दे करके, और किस प्रकार से हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हाथ धोते हैं, नहाना और खाना खाने से पहले नहाना भी हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है। जब कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं तो यहाँ पर जो है आम को अधिक महत्व दिया जाता है, धूप को महत्व दिया जाता है, धूप जो हरी घास होती है, तो ये क्या है, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के ही अंग है। इसीलिए यहाँ पर हमारी जो भारतीय संस्कृति है, लेखक ने इस पर एक लेख लिखा है, एक निबंध लिखा है। आज का जो पहला भाग है यहीं पर समाप्त होता है और आगे इसका दूसरा भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।